Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 28th of October 2025. 28 अक्टूबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके सामने लाया हूं. आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और कल आप लोगों ने 100 लाइक्स का जो टारगेट था वो पूरा भी कराया. तो आज फिर से 100, 150, 120 तक का टारगेट है. आप प्लीज़ पूरा कराने में मदद करें. आप लोग के लाइक से जो मोटिवेशन मिलता है वो बता रहा हूँ किसी और चीज़ से नहीं मिलता. लाइक्स और कमेंट है ना. और जो कमेंट अगर आप लोग कर रहे हैं ना तो प्लीज़ #TEMSIAS जरूर लिख दिया करें. #TEMSIAS मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोग के लिए. फिर अपन स्टार्ट करते हैं. वैसे भी जो लोग एनालिसिस देख रहे हैं वो जानते हैं कि इससे अच्छा आपको नहीं मिल पाएगा एनालिसिस. और नीचे मैंने देखा कि हाइप करके कोई ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को हाइप कर सकें तो प्लीज़ डू दैट. तो ये 2-3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से हैं. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आप लोग को देने हैं. बहुत ही आसान सवाल है. पहला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इनैक्टेड द नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. आपको बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने इनैक्ट किया है नेचर रिस्टोरेशन लॉ इन ऑर्डर टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो ऑप्शंस आपके सामने है, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, OECD या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, द यूरोपियन यूनियन. तो याद रखिएगा, नेचर रिस्टोरेशन लॉ कौन लेकर के आया है? तो ये यूरोपियन यूनियन लेकर के आया है. दूसरे सवाल पे आते हैं. दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग. पहला है सिगरेट बट्स, सेकंड है आई ग्लास लेंसेज, थर्ड है कार टायर्स. आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक. कितने ऐसे हैं जिनमें से जो प्लास्टिक कंटेन करते हैं ऑफ एनी फॉर्म. ऑब्वियस सी बात है. ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ऑल ऑफ द 3 या डी नन. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द 3. और तीनों ही प्लास्टिक कंटेन करते हैं, ठीक है ना. एंड तीसरा बहुत ही आसान सवाल है, द ऑर्गेनिजम्स सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर. इनमें से आपको बताना है कि सिकाडाज, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर क्या है. ऑप्शंस आर ए बर्ड्स, बी फिश, सी इंसेक्ट्स या डी रेप्टाइल्स. सो ये सवाल मैं चलो आपके ऊपर छोड़ दो. आप लोग पता नहीं आंसर क्यों नहीं करते हैं, है ना. जब सवाल आप लोग को मिलता है तो आंसर जरूर किया करें, है ना, क्योंकि वो दिखाता है कि आप कितने सीरियस हैं टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन. ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन है. ये कोई क्वेश्चन वैसे नहीं है जो मैं अपने से बना रहा हूँ. तो ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं. तो अगर आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे सो दैट विल नॉट बी गुड. आप प्लीज अटेम्प्ट किया करें. अब कल के जो कोट्स मैंने लिए हैं उनमें से एक है तरुण अग्रवाल का कोट, इट इजंट द माउंटेन्स अहेड दैट वियर यू आउट, इट्स द पेबल इन योर शू. मोहम्मद अली का कोट है. अमेजिंग कोट है, मतलब बेहतरीन कोट है. तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो आपको परेशान करती है. बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो आदमी झेल जाता है, तो छोटी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है वो देख लीजिए. सेकंड है, अ गुड सोसाइटी इज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज. ये जॉन रॉल्स का ये कोट है. अगेन अक्की M4, आई डोंट नो व्हाट द नेम इज. अ गुड सोसाइटी इज अ कोऑपरेटिव वेंचर फॉर म्यूचुअल एडवांटेज. बिल्कुल सोसाइटी की करेक्ट डेफिनेशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन एक तरीके से. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस कोट. आप लोग आज भी करिएगा. जब कमेंट करिए तो #TEMSIAS जो मैंने बताया वो प्लीज लिख दीजिएगा, ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को फ्रंट पेज के साथ. सबसे पहली न्यूज है, इलेक्शन कमीशन किक्स ऑफ SIR 2.0 इन 12 स्टेट्स एंड यूटीज. 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0 स्टार्ट किया है. किसने किया है? इलेक्शन कमीशन ने. आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन मैंडेटेड है ये करने के लिए, मतलब उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये करने के लिए, क्योंकि इलेक्टोरल रोल से संबंधित जो भी उसकी लिस्ट का अपडेशन होगा, जो कुछ भी होगा, वो किसके पास पावर है? वो पावर है इलेक्शन कमीशन के पास. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स आपसे कोई पूछे कि इलेक्शन कमीशन के कौन से, तो आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक याद रखिएगा. मेनली आर्टिकल 324 जो है वो क्रिएशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में है, ठीक है ना. थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है. देखो, नॉर्मली ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली भी इलेक्टोरल रोल्स अपडेट होते रहते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन. बट जब हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं तो ये एनुअल रिवीजन जैसा नहीं होता है. इट इज एन इंटेंसिव ग्राउंड अप एक्सरसाइज जहां विच रिक्वायर्स ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स टू वेरीफाई देयर डिटेल्स, है ना. तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं दे विल हैव टू वेरीफाई देयर डिटेल्स. यहां पे एक्सप्लिसिट गोल होता है. एक क्या गोल होता है कि रिमूविंग डुप्लीकेट्स, रिमूविंग डिसीज्ड, रिमूविंग माइग्रेंट्स
एंड रिमूविंग द इलीगल माइग्रेंट वोटर्स, ठीक है ना। तो जो डिसीज्ड हैं यानी कि जिनकी डेथ हो चुकी है ऐसे वोटर्स, अगर कोई डुप्लीकेट वोटर्स हैं तो उनको रिमूव करना, डिसीज्ड वोटर को रिमूव करना, इलीगल इमिग्रेंट्स माइग्रेंट्स को रिमूव करना। तो ये एक्सरसाइज जो होती है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में होती है। तो अभी जो एक्सरसाइज होगी वो अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में की जाएगी, है ना। इनमें से कुछ ऐसे हैं जहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। इलेक्शन कमीशन क्यों कर रहा है, आर्टिकल 324 मैंने आपको बता ही दिया। इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन में आपको पता है 25 जनवरी 1950 में हुआ था, 1950 में। और एक और चीज़ पता होगी कि पहले इलेक्शन कमीशन जो था वो सिंगल मेंबर बॉडी थी 1989 तक। उसके बाद उसमें 2 नए मेंबर जुड़ते हैं, फिर 1993 में फाइनली जो है वो उसको 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है ना। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। जस्टिस कांत पार्ट ऑफ द की वर्डिक्ट्स टू बिकम द नेक्स्ट सीजेआई। तो जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई, उन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस सूर्यकांत का नाम। ही इज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ नाउ एंड ही विल बी द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस सूर्यकांत। काफी बड़ा टेन्योर है इनका, 2027 तक रहेगा, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट होता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, ये होता है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। इस प्रोसेस को बोलते हैं MOP। लिख लीजिए इस चीज को कि इनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, MOP, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में क्या होता है, देखो लिखा भी है, अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। दोनों ही चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो, उनके अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री सीक्स द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस फॉर द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। तो जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो अपना रिकमेंडेशन देते हैं मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटगोइंग चीफ जस्टिस बने BR गवई जी हैं। तो उन्होंने लेटर भेजा लॉ मिनिस्ट्री ने और बोला कि भाई अपना रिकमेंडेशन दीजिए, और इसी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत फिर जस्टिस BR गवई ने अपना रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने नाम दिया सूर्यकांत जी का, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सूर्यकांत जी काफी फेमस वर्डिक्ट्स में, जैसे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था उस जजमेंट का भी हिस्सा थे। तो बड़े बड़े काफी केसेस हैं जो इनमें वो बैठे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ PM श्री का नाम लिखा हुआ है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। यह मैंने आपको बताया था कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके अंतर्गत स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्लस पढ़ाने के तरीके को चेंज करना, एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच अपनाना, रट्टू तोता ना बनाना बच्चे को, बल्कि उसको एक समझ आए, उसको आउटकम आए कुछ, उस वैसे के लिए है PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और केरला भी इसका पार्ट बना है अभी रिसेंटली, इसलिए केरला में थोड़ा विवाद चल रहा है। बस सिंपल सी न्यूज़ यही है ना। आगे मूव करते हैं। इंडियाज मैरीटाइम ग्लोबल ट्रेड टू गेट अ बूस्ट विद प्रपोज्ड ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये अमित शाह का कहना है कि इंडिया का जो मैरीटाइम ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा आफ्टर द $5 बिलियन ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, है ना, गलाथिया बे में, जो मैंने आपको न्यूज भी बताई थी। हालांकि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा इसके फेवर में नहीं है। उनका कहना है कि जो अंडमान एंड निकोबार है वो केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है बल्कि काफी प्रिस्टीन भी है ना। प्रिस्टीन मतलब कि बहुत ज्यादा वो एक कल्चर को, एक ट्रेडिशन को होल्ड करके रखा हुआ है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस से अभी थोड़ा दूर है। और अगर आप इस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है दैट विल हैम्पर, दैट विल हार्म दिस, है ना। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत होगा क्या क्या, देखो लिखा क्या क्या है। इट विल इंक्लूड अ पावर प्लांट, एक पावर प्लांट बनेगा, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक एयरपोर्ट, है ना। ऑल दिस थिंग्स विल बी क्रिएटेड एंड दैट विल इंक्रीज द, ऑब्वियस सी बात है, दैट विल इंक्रीज द पॉपुलेशन। न केवल पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां पे, और लोकल पॉपुलेशन जो वहां की है उसको नुकसान पहुंचेगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं एंड वायलेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर कंसर्न्स, है ना। एंड याद रखना ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इसको बोला जा रहा है, गलाथिया बे इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं। न्यूज है CIC अपॉइंटमेंट इन 2 और 3 वीक्स, सेंटर टेल टॉप कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंटर को बोला कि भाई क्या दिक्कत है ना, आप की जो स्ट्रेंथ है चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की,
10 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, उसमें से 2 ही मेंबर हैं, बाकी मेंबर कहाँ हैं, क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हो? तो अब इस सेंटर ने कहा कि नहीं भाई हम अपॉइंट कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसके चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में भी। तो देखो कंपोजिशन जो होता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन का होता है कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन में एक तो इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, एक तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, याद रखिएगा। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इनको एक रिकमेंडेशन कमिटी के द्वारा में आता है विच कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इतना आपको याद रखना है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, रिकमेंडेशन एक कमेटी करती है, उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे फैक्ट और मैं आपको बताऊं चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो आपको ये भी पता होगा कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो बॉडी है वो 2005 में बनी थी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत 2005 में ये बॉडी बनाई गई थी। सो दिस इज अगेन अ थिंग विच इज, देखो ये लिखा है एपेक्स बॉडी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, है ना। ये भी आपको पता होगा, उसका सेक्शन आई थिंक 29 है, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़े से और फैक्ट इसके बारे में मैं बता दूं। जो मेंबर्स होते हैं यानी कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, दे शैल होल्ड द ऑफिस फॉर सच अ टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे एक तो ये लिखा है कि टर्म विच विल बी डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टर्म जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, और टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। पहले ऐसा नहीं था, हालांकि पहले जो था वो चेंज कर दिया गया, 2019 में अमेंडमेंट लाया गया आरटीआई एक्ट के अंतर्गत, उसमें ये हटाया गया। तो अब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा या फिर 65 ईयर्स। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। हालांकि अगर आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे तो आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकते हैं, लेकिन आईसी और सीआईसी दोनों में ही आपका जो टोटल टेन्योर है वो 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। ठीक है ना। एंड द सैलरी एंड अलाउंसेस जो है वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? दे विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द आरटीआई अमेंडमेंट 2019 के अमेंडमेंट से ये भी एक चीज है कि सैलरी और ये सब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा कुछ आपको सीखने को मिला चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के बारे में, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है पहला लीड एडिटोरियल, बिग टेक्स कंटेम्प्ट फॉर इंडियन पब्लिक हेल्थ। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। किस तरीके से जो बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं या बड़ी कंपनीज हैं दे आर कंटेम्प्टिंग द इंडियन पब्लिक हेल्थ। इंडिया की हेल्थ को उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने स्टार्ट किया है 1927 में, सर हरून जाफर का नाम लिखा है। तो आप लोग भी नोट कर लीजिए, अपने जो भी नोट्स आप लिख रहे हैं, आप जहाँ भी देख रहे हैं, है ना, उसको अलग से नोट कर लीजिएगा कि 1927 में सर हरून जाफर ने एक क्वेश्चन उठाया था ऑफ रेगुलेटिंग द मेडिसिनल ड्रग्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू कंट्रोल द मिसलीडिंग ड्रग एडवर्टाइजमेंट्स। जो मिसलीडिंग ड्रग एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको रोकने के लिए रेगुलेट करने की बात कही गई थी मेडिसिनल ड्रग्स को, है ना। और उसके 27 साल बाद इंडिया ने इनेक्ट किया द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट, DMRA एक्ट ऑफ 1954। लिख लीजिए इसको, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट ऑफ 1954, जिसको हम DMRA 1954 बोलते हैं। तो DMRA जो है वो प्रोहिबिट करता है ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को ऑफ ड्रग्स विच क्लेम टू ट्रीट 54 स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस। में 54 मेडिकल कंडीशंस हैं, डिसीजेज हैं, जिसमें से डायबिटीज भी एक है ना। तो उसमें DMRA प्रोहिबिट करता है ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स जिसमें आप क्लेम कर रहे हैं कि हम आप ट्रीट कर देते हैं, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द एफिकेसी और अप्रूवल स्टेटस। बिना अप्रूवल के या बिना एफिकेसी के आप ऐसा क्लेम कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि इम्पैक्ट इंटरनेट का और बिग टेक का कितना है। देखो, तो ऑथर ने कहा पहले जो एडवर्टाइजमेंट मेथड थे वो तो प्रिंट मीडिया था, है ना। प्रिंट मीडिया इतना इफेक्टिव नहीं था, प्लस इतना वाइड नहीं था। अब जो मीडियम है, आजकल का मीडियम क्या है? इंटरनेट बेस्ड मीडियम है, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स एटसेट्रा। तो इस कारण से रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट जो है DMRA का
वो बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। क्यों? क्योंकि जितनी बार बिग टेक कंपनीज हैं, जैसे जो सोशल मीडिया कंपनीज है, बिग टेक मतलब सोशल मीडिया, यानी कि आपका चाहे फेसबुक ले लो, व्हाट्सएप ले लो, गूगल ले लो, एवरीथिंग इज हेडक्वार्टर्ड एट यूएस में हेडक्वार्टर्ड है। तो एक स्टडी हुई थी जिसमें अभी ये पता चला कि कोई भी ऐसा मेजर यूएस प्लेटफॉर्म जो है ना, वो इंडिया के डीएमआरए को कंसीडर नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जो ये बिग टेक कंपनीज हैं ये इंडिया के डीएमआरए को कंसीडर नहीं करते हैं। हालांकि यूएसए के जितने रूल्स रेगुलेशन है वो सारे वो फॉलो करते हैं, बट इंडिया का जो डीएमआरए था उसको वो फॉलो नहीं करते। इसी कारण से आपको इन बिग टेक जो कंपनीज हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ पे आपको गौमूत्र की भी रेमेडी मिल जाएगी, आपको गौमूत्र वाली दवाई भी मिल जाएगी जो कि डीएमआरए के अंदर प्रोहिबिटेड है ना। लेकिन वो आप देखेंगे कि आपको आएगा कि गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाएगा, गौमूत्र पियो ये ठीक हो जाएगा। तो ये सब टेस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजीज नहीं है ना। गोबर खाने से, ठीक है, कोई कह रहा है गोबर खाने से कैंसर ठीक हो जाएगा, तो पर वो ट्राइड एंड टेस्टेड तो नहीं है ना। यू कैन नॉट क्लेम दिस थिंग, है ना। तो वो चीज ऑथर ने यहाँ पे बताई कि ये जो डीएमआरए का वायोलेशन है ये दिखाता है कि जो ये बिग टेक कंपनीज हैं दे आर नॉट कंसीडरिंग इंडियन लाइफ्स इन एज एन इक्विवेलेंट टू अ यूएस लाइफ, है ना। यूएस में तो ऐसे ऐड वो नहीं दिखा रहे हैं, बट व्हाई आर दे शोइंग सच एड्स इन इंडिया, है ना। सो द सिंपल रीजन इज दैट दे आर नॉट कंसीडरिंग द ह्यूमन लाइफ ऑफ एन इंडियन एज इक्विवेलेंट टू अ ह्यूमन लाइफ ऑफ एन यूएस सिटीजन, है ना। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल डिसरिगार्ड है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेड, इट्स अ डबल स्टैंडर्ड एंड इट्स अ लीगल डिसरिगार्ड, है ना। बिग टेक जो है वो ओपनली डीएमआरए को क्यों वायलेट कर पाते हैं इंडिया में? क्योंकि इंडिया में एक तरीके से कहना चाहिए वो कंसिडर करते हैं इंडियन लाइफ लेस वैल्यूएबल, है ना। आप देख सकते हैं कि यूनियन कार्बाइड में जो हुआ, जो हमारे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई, वो भी यही दिखाती है कि हमने यूएस वालों को भगा दिया, है ना। लैक ऑफ इन्फोर्समेंट भी है फिर इंडिया में काफी लैक ऑफ इन्फोर्समेंट है। बिग टेक कंपनीज इस तरह से इजीली निकल जाती हैं, वो कह देती है भाई हम इंटरमीडिएट हैं, हम कोई पब्लिशर तो है नहीं, हम तो इंटरमीडिएट हैं, सेफ हार्बर रूल लगा देते हैं, है ना। बट वही है सारी चीजें कि गवर्नमेंट यूएस में इस तरीके से वो नहीं कर पाते। यूएस में सीधे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, और हमारे यहाँ हम उसको लीनियंटली लेते हैं, या लेते भी तो ज़्यादा फाइन लगाते हैं छोटा मोटा, है ना, वो भी अपील में जाके हट जाता है। तो इंडिया की पब्लिक हेल्थ जो है वो इस कारण से काफ़ी रिस्क में है। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा रीज़न ऑथर ने लिखा है कि हम नेशनलिस्ट रेमेडीज़ को बहुत मानते हैं। हमारे इंडिया में दिक्कत क्या है ना, किसी भी चीज़ को बोल दो कि भाई ये देश से संबंधित है, किसी भी चीज़ को बोल दो कि ये नेशनलिस्टिक है, तो हम बिल्कुल इमोशनल हो जाते हैं। फिर वो चाहे हमको गोबर खिला दे कोई, फिर हमको चाहे कोई यूरिन पिला दे, तो वी विल नॉट अपोज एनीथिंग। क्यों? क्योंकि हम बहुत इमोशनल लोग हैं, और हमको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाने के लिए भी कई बार जो होते ही बड़े जो अपना गेम चला रहे हैं, तो दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटीज ऑफ इंडियंस, है ना। पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटीज ऑफ पीपल। लोगों को एक दूसरे से लड़ाना, ये सारी चीज़ें जो है ये इसीलिए की जाती है ना, क्योंकि भाई किसी की दुकान तो चल रही है जो इस तरीके से करवा रहा है, और हम क्या है, इतने चूंकि हम डेवलप्ड नहीं, इतने हम पढ़े लिखे भी नहीं है, और पढ़ाई लिखाई में हमारे जो कंडीशनिंग है बचपन से जो हमारी होती आई है, उसमें हमको सिखाया भी यही जाता है कि भाई इस तरीके से आपको हिंदू और ये और वो और धर्म को लेकर के, मुस्लिम को लेकर के और क्रिश्चियन, ऐसे मतलब हर धर्म में अलग अलग तरीके की सीख दी जाती है ना। एंड हर व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो अपनी वही सीख लेकर के बैठा रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ऑथर ने यहाँ बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या दूसरा आर्टिकल है। लेट्स सी द रेस ऑफ ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस। अब यहाँ पे देखो बात चल रही है, यूएस का रिसेंटली एक एक्ट अभी पास हुआ था जिसको बोलते हैं वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। याद लिखा है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। ये साइन हुआ था 4 जुलाई 2025 को, और इसमें 56% कट हुआ है टू द करंट बजट ऑफ एनएसएफ, यानी नेशनल जो साइंस फाउंडेशन है। इसके अलावा बहुत सारे और साइंटिफिक जो प्रोजेक्ट्स हैं स्पेशली यूएस में, जैसे mRNA वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा था जिसको 2023 में नोबेल प्राइज भी मिला था, उसमें $500 मिलियन का कट देखने को मिला है ना। इसके अलावा नासा को भी थोड़ा बहुत देखने को मिला है। तो ऑथर इज सेइंग दैट कि वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है यूएसए का, उस कारण से यूएसए जो है वो साइंस में थोड़ा हो सकता है पीछे हो, क्योंकि लोग अब वहां से जाना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग यूरोप में वापस जा रहे हैं, कुछ लोग चाइना जा रहे हैं, कुछ लोग ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। तो इस तरीके से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, बिकॉज द यूएस इज नॉट वेरी
यूएस इज नॉट वेरी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है साइंस एंड टेक को, स्पेशली अंडर द डोनाल्ड ट्रंप रिजीम। और दूसरी कंट्री जो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है उसका नाम क्या है, वो है चाइना। तो ऑथर ने आर्टिकल बस यही बताने के लिए लिखा कि जो चाइना है ये हो सकता है कि 2 से 3 सालों में 2 to 3 years इट कैन ओवरटेक यूएसए एज द मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिफिक डेस्टिनेशन, अगर ऐसा है तो। और एक सलाह इंडिया के लिए भी है कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो वर्ल्ड से वो ये साइंटिफिक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च में रेस है वहां पे हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है ना। तो अगर हम टॉप 500 साइंटिस्ट इस समय वर्ल्ड के लिए, तो भारत का नाम 300वें नंबर पर आता है। मतलब जो इंडिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट भी होगा इस समय प्रेजेंट में, वो वर्ल्ड में 300वें नंबर पे आ रहा है ना। अगर आप लिस्ट, मैं ऐसे अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आप लिस्ट देख सकते हैं, 292 में हमारा पहला आता है, तो 300 नंबर पे हमारा पहला व्यक्ति आ रहा है। और वहीं पे अगर टॉप 10 में से 8 देखे तो चाइनीज है वो। तो आप देख सकते हैं कि एक जगह एक कंट्री जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कर रही है और दूसरी कंट्री है तो सिर्फ दावे कर रही है कि हाँ हमारे यहाँ सब पहले ही बन चुका है, अरे हमारे यहाँ तो ये ऋग्वेद में ही हो गया था, हमारे यहाँ तो ये यहाँ पे ही हो गया था। तो एक डिफरेंस है कि वो कंट्री डेवलप्ड स्टेटस पे पहुंच चुकी है और आप अभी तक डेवलपिंग हो और आपको कोई पूछ नहीं रहा है। तो हमको अगर अपनी ये वाली इमेज हटानी है तो हमको एक कॉन्क्रीट कुछ काम करना पड़ेगा। और आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, चलो सपोज करो, या जो लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग बोलते हैं, फैलाते हैं, है ना, पॉलिटिशियंस जो कहते हैं, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना है आपको। आपको अपना काम करना है, आपको अपने करियर पे फोकस करना है, आपको अच्छा काम करना है ना। सो डोंट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स कि हाँ नहीं हम पहले ही कर चुके हैं। और मैं कई बार डिबेट सुनता हूँ तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग यही बोलने लगते हैं कि यार रावण ने पुष्पक विमान ये वो, मतलब व्हाट लेवल ऑफ डिबेट इज दैट। अगर आप इस तरीके से डिबेट कर रहे हैं और अर्जुन कह रहे हैं आप बारिश ला देता था, अर्जुन बादल ला देता था, तो मतलब दिस इज सम, मतलब कि व्हाट इज द लेवल ऑफ योर इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड ऑल। तो दिस इज टोटली नॉट जस्टिफाइबल। एंड आप अपने करियर पे फोकस करें, अगर आप स्टडी पे फोकस करें, रिसर्च पे फोकस करें, तो यू कैन डेफिनेटली टेक इंडिया अहेड। आगे मूव करते हैं, इज द डोगरी लैंग्वेज लूजिंग रेजोनेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे बात चल रही है कि क्या डोगरी लैंग्वेज भारत में खतरे में है। तो एक यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि इंडिया में सबसे ज्यादा डायलेक्ट्स हैं या भाषाएं हैं। डायलेक्ट यानी हालांकि लोकल बोली होती है, भाषा नहीं होती, भाषा लैंग्वेज होता है। तो डायलेक्ट की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में मैक्सिमम डायलेक्ट जो है दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन एंड इंडिया हैज लॉस्ट ओवर 220 लैंग्वेजेस इन द लास्ट 50 ईयर्स। पिछले 50 सालों में 220 भाषाएं ऐसी हैं जो इंडिया से गायब हो गई। डोगरी भी डिक्लाइन पे है, बिल्कुल डिक्लाइन पे है। डोगरी लैंग्वेज जो होती है स्पेशली जम्मू रीजन में बोली जाती है एंड इट इज एट द डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन पे है? पहले तो ऑथर ने बोला कि भाई एक तो मेजरली गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं है इन फेवर ऑफ डोगरी, है ना, ज्यादातर, है ना। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इसको ऑफिशियल 5 लैंग्वेजेस में इंक्लूड किया था बट काफी लेट किया। दिस इज व्हाट द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेज। एंड दूसरा आर्ग्यूमेंट बोलता है कि एक रूरल अर्बन डिवाइड है। रूरल एरियाज में 56% लोग डोगरी बोल सकते हैं और अर्बन एरियाज में केवल 45% लोग डोगरी बोल सकते हैं। तो एक रूरल अर्बन डिवाइड भी देखने को मिला है डोगरी को लेकर के। सो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, द 217 AM डिसीजन, व्हाई AI ऑडिटिंग इन इज बैंकिंग सेक्टर्स न्यू ओवरसाइट। यहाँ पे बात चल रही है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट मैं आपको थोड़ा सा AI ऑडिटिंग बताना चाहता था। देखो 217 AM डिसीजन क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, मैं आपको सिंपल बता दूं कि अभी एक रिसेंटली अगर सपोज करो एक लोन है जो अप्रूव हुआ 2:17 सुबह, रात में, मतलब मिडनाइट, तो ये किसी इंसान ने तो किया नहीं। 217 AM पे अगर कोई लोन पास हो रहा है तो वो मतलब वो AI ऑटोमेटेड तरीके से पास हो रहा है। अब यहाँ जो बैंकिंग में ऑटोमेशन यूज हो रहा है, मतलब कि बैंकिंग में ऑटोमेशन को क्या कर रहा है, AI आपकी इनकम, AI आपके क्रेडिट हिस्ट्री, सिबिल स्कोर, ये सारी चीजें देख करके आपको लोन पास कर देता है, ठीक है। बट क्या वो सारी चीजें, सारे फैक्टर्स कंसीडर कर रहा है ना, दैट इज द बिग क्वेश्चन। तो ये ऑथर ने कहा है कि भाई बड़ा सवाल ये है कि क्या वो सारी चीजें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेट मी, व्हाई इज दिस नॉट ओपनिंग? हाँ, AI ऑडिटिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं तो ऑथर ने कहा कि भाई AI जब डिसीजन लेना तो उसको क्या चीज देनी, हो सकता है क्या कुछ गलतियां कर दे कि कोई अगर डिजर्व ही करता हो लोन तो उसको डिनाई कर दिया जाए, है ना, या हो सकता है बैंक पैसा लूज कर जाए या रेगुलेटर्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। तो AI ऑडिटिंग जो है उसका मतलब क्या है कि चेकिंग हाउ एन AI सिस्टम वर्क्स,
वो बैंकिंग एआई सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये अपने आप में समझना ही एआई ऑडिटिंग है ना। याद रखिएगा, एआई ऑडिटिंग का मतलब है कि उस एआई सिस्टम को समझना कि क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो करेक्ट डेटा यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो लोगों को फेयरली ट्रीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो एक्यूरेटली टेस्टेड है कि नहीं है, क्या वो प्रॉपरली वॉश डाउन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ना। तो इसके लिए 5 सवाल ऑथर ने कहे हैं। पहला है व्हाट इज दिस एआई यूज्ड फॉर एंड हु यूजेज इट, क्या डेटा आ रहा है, कहां से आ रहा है, पहला। दूसरा, हाउ वेल डज दिस वर्क एंड हाउ फेयर इज इट, कैन पीपल अंडरस्टैंड द डिसीजंस, क्या लोगों को डिसीजन समझ में आ रहा है, एंड इट इज रेगुलरली मॉनिटर्ड और नॉट। ठीक है ना। तो ये चीज ऑथर ने बोली। इसके लिए ऑथर ने कुछ फ्रेमवर्क्स बताए हैं, जैसे कि आरबीआई का फ्री एआई। ऑथर ने बताया कि आरबीआई का फ्री एआई फ्रेमवर्क है जो कि आप यूज कर सकते हो। आपको रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है व्हील को, आप सिंपल आरबीआई के फ्री एआई फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। देखो लिखा है, इन शॉर्ट फ्री एआई गिव्स बैंक्स अ प्रैक्टिकल रेफरेंस टू टर्न दोज 5 फंडामेंटल क्वेश्चंस इन एआई ऑडिट, है ना। तो ये जो अपन ने 5 सवाल है देखे ना, कि क्या एआई फेयर है, क्या लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, ये सारी चीजें। इसके अलावा जैसे और भी हैं, जैसे यूएस गवर्नमेंट का निस्ट एआई है। तो इस तरीके से अलग अलग सिस्टम्स मेंशन्ड है, बट इंडिया के आरबीआई का फ्री एआई आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। यूरोप्स न्यू स्पेस मर्जर एक्सप्लोर्स द फोमो फ्रंटियर। तो यहाँ पे यूरोप की 3 बड़ी जो बिगेस्ट स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज हैं, एयरबस, थेल्स एंड लियोनार्डो। लिख लीजिएगा, एयरबस, थेल्स एंड लियोनार्डो, दीज आर द यूरोप्स बिगेस्ट स्पेस एंड सैटेलाइट कंपनीज। दे आर ज्वाइनिंग फोर्सेस एंड $7 बिलियन का मर्जर कर रही हैं। $7 बिलियन मर्जर है ये एयरबस, थेल्स एंड लियोनार्डो का। ऑथर ने कहा है रीजन इसका है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ एलन मस्क, स्पेसएक्स एंड स्टारलिंक। तो एलन मस्क का जो स्टारलिंक और स्पेसएक्स है उसकी सक्सेस के बाद इनको फोमो लग रहा है। एंड ये जो मर्जर है इसको प्रोजेक्ट ब्रोमो बोलते हैं। लिख लीजिएगा, प्रोजेक्ट ब्रोमो। दिस मर्जर एयरबस, थेल्स एंड लियोनार्डो इज प्रोजेक्ट ब्रोमो। तो ये भी आप लिख लीजिएगा। एंड इसी कारण से जो यूरोप है वो आगे बढ़ना चाहता है एंड यूएस और चाइना से पीछे नहीं रहना चाहता। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।